जी बच्चों, रिकॉर्डिंग भी मैंने एक्टिव कर दी है, तो ये मैं इसको रेंडर करके आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। तो हमारा लेक्चर है वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स के बारे में बच्चों जो टॉपिक शामिल हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये दो टॉपिक्स शामिल हैं। स्केलर्स और वेक्टर्स को अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बेसिस पे कैटेगराइज करें ना, तो स्केलर्स ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। वेक्टर्स भी ऐड हो सकते हैं। सब्ट्रैक्शन स्केलर्स में भी होती है, वेक्टर्स में भी होती है। मल्टीप्लिकेशन स्केलर्स में हो सकती है, वेक्टर्स में हो सकती है। डिवीजन वेक्टर्स में हो सकती है, डिवीजन स्केलर्स में हो सकती है, डिवीजन वेक्टर्स में नहीं हो सकती। तो पहला फर्क यहाँ पे आता है कि जो वेक्टर्स हैं वो आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। अगली बात, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के रूल्स क्या होते हैं। जो स्केलर्स है ना, उनकी तो सिंपल अरिथमेटिक्स हम इसको बोलते हैं, जो हम डेली लाइफ में क्लास में मैथ्स वगैरह सीखते हैं। ये सिंपल अरिथमेटिक्स से जो स्केलर्स है ना वो ऐड होते हैं। वेक्टर जो होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हम स्पेशल वेक्टर अलजेब्रा का यूज करते हैं। ठीक है। वेक्टर्स ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो आपने पढ़ा हुआ है किस रूल से ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। आंसर क्या है? हेड टू टेल रूल। जबकि आपने स्केलर्स के बारे में तो ऐसा नहीं पढ़ा। आपने स्केलर्स की एडिशन और वेक्टर्स तो बिल्कुल सिंपल देखी है, जैसे 4 + 3 = 7 है। ठीक है। और 4 - 3 = 1 है। ठीक है। तो बेटा ये फेजर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब आ जाते हैं एडिशन के रूल पे। तो बच्चों, एडिशन दो वेक्टर्स की, दो से ज़्यादा वेक्टर्स की भी हो सकती है, इनफाइनाइट वेक्टर्स की भी हो सकती है, लेकिन जितने भी वेक्टर्स आपस में ऐड होंगे उनको ऐड करने का रूल एक ही होगा, हेड टू टेल रूल। सबसे पहले आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसको बोलते हैं एंगल डायग्राम। वेक्टर्स को टेल टू टेल जोड़ा जाता है, और टेल टू टेल जोड़े जाने पर देखा जाता है कि उनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है। इसको हम बोलते हैं एंगल डायग्राम। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो ये एडिशन डायग्राम अभी नहीं है। आप क्या करेंगे, इस वेक्टर को पिक करेंगे और इस वेक्टर को यहाँ पर लाकर एज इट इज हू बहू रीड्रॉ कर देंगे। यानी ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। अब ये किस रूल से कनेक्ट हो गए हैं? हेड टू टेल रूल से। तो हाउ यू विल ड्रॉ द रिजल्टेंट? यू विल ड्रॉ द रिजल्टेंट लाइक दिस मेथड। यहाँ से आप उसको स्केल की मदद से ज़रा आसान कर लें। यहाँ पहले वेक्टर से लेके लास्ट तक जो है वो आप लाइन टच करेंगे तो ये बनेगा रिजल्टेंट। ठीक है। अब इस रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला होता है जो बुक में ढके छुपे लफ्ज़ों में एग्जाम्पल 2.3 में है, और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आप कह लें कि 13 में इसका यूज़ होता है। इसको आपने एज इट इज सबने याद कर लेना है। r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। इसको लॉ ऑफ कोसाइन भी कहा जाता है। ठीक है। ये रिजल्टेंट क्या है? ये रिजल्टेंट साइज है। किस चीज़ का साइज है? इस रिजल्टेंट वेक्टर का। मिसाल के तौर पे ये वेक्टर 5 मीटर है, ये वेक्टर 7 मीटर है, तो रिजल्टेंट कितने मीटर होगा? तो वो मीटर्स मालूम करने का ये फॉर्मूला है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। अगली बात, जो वेक्टर एडिशन होती है ये कम्यूटेटिव रूल ओबे करती है। जैसे हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। अगर हम ए प्लस बी परफॉर्म कर रहे हैं तो देखिए हमने ए के हेड के साथ बी की टेल को कनेक्ट किया है और ये बनेगा रिजल्टेंट। ये हमने क्या फाइंड किया? ए प्लस बी। लेकिन अगर हम बी प्लस ए कर दें तो पहले बी लिखेंगे, फिर उसके हेड से ए की टेल को कनेक्ट करेंगे। ये हमने ए की टेल कनेक्ट कर दी, अब ये बनेगा रिजल्टेंट। ठीक है, दैट इज द रिजल्टेंट बी प्लस ए। अब इन दोनों डायग्राम्स को अगर गौर से देखा जाए और आपस में कनेक्ट किया जाए तो एक ही डायग्राम में दोनों तो आ रहे हैं। ये ऊपर a प्लस बी है तो नीचे b प्लस ए है। इसका मतलब है कि a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के बराबर होता है। इससे साबित होता है कि वेक्टर एडिशन कौन सा रूल ओबे करती है? कम्यूटेटिव रूल को ओबे करती है। यहाँ तक बात समझ आई है तो मैसेज में ओके करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
अच्छा जी, अब अगला काम ये है कि हमने वेक्टर्स और स्केलर्स के दरमियान जो एडिशन है ना उसका थोड़ा सा फर्क समझना है। देखो, अगर दो नंबर्स हैं हमारे पास, सिंपल स्केलर्स हैं, तो 4 और 3 दो नंबर्स हैं। इन 4 और 3 को जमा करने से हमारे पास 7 आएगा और इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 1 आएगा। यानी दो नंबर्स के साथ बस दो ही आंसर्स पॉसिबल हैं अरिथमेटिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ऐड कर दें तो ये उनका मैक्सिमम एडिशन का आंसर है, सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये उनका मिनिमम सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर है। लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं है। वेक्टर्स में अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं 4 न्यूटन और 3 न्यूटन्स के, तो बच्चों इनके 4 न्यूटन और 3 न्यूटन से 7 आंसर भी आ सकता है। इनके 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन से 6 न्यूटन आंसर भी आ सकता है। इनके 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन से 4 न्यूटन आंसर भी आ सकता है। इनके 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन से 1 न्यूटन आंसर भी आ सकता है। ये तो मैंने 4 लिखे हैं, 180 आंसर्स पॉसिबल हैं इनको आपस में ऐड करने से। वजह क्या है? वजह ये है कि हम एंगल तो पहले देखेंगे ना कि 3 न्यूटन के साथ 4 न्यूटन आया के पैरेलल है, आया 30 डिग्री पे है, 45 पे है, 90 पे है, 120 पे है, 140 पे है और 180 पे है। तो 3 न्यूटन वाले वेक्टर के साथ 4 न्यूटन का जैसे जैसे एंगल बदलता जाएगा वैसे वैसे रिजल्टेंट का साइज भी चेंज होता जाएगा। सो वेक्टर एडिशन इज नॉट दैट मच सिंपल कि जिस तरह आप सिंपल स्केलर को ऐड कर देते हैं, 4 + 3 7 है, 4 - 3 1 है। वेक्टर्स में ऐसा नहीं होगा। वेक्टर्स में कैसा कैसा होगा एक एक करके देखते हैं। ये मैंने एंगल डायग्राम्स बनाई हुई हैं। जैसे 4 और 3 न्यूटन पैरेलल हैं तो आप मान लो कि इनके दरमियान एंगल कितने डिग्री है, 0 डिग्री है। यहाँ आप समझ लो कि इनके दरमियान एंगल 45 डिग्री है और यहाँ पर समझ लो 30 डिग्री है, कम है थोड़ा 45 से। ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री। ये आपके पास कितना है, तकरीबन 120 डिग्री। और ये कितना है, 180 डिग्री। ये हो गए इनकी एंगल डायग्राम्स। अब आते हैं एक पूरी जो है ना, मैं आपको फिलॉसफी परफॉर्म करके देता हूँ और आप इसको समझ जाएंगे। आपसे कहा जाता है कि 4 न्यूटन और 3 न्यूटन दो वेक्टर्स हैं, दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री है, या ये कहा जाएगा, ठीक है। या आपसे ये कहा जाता है कि दोनों पैरेलल हैं। तो बताएं इनका रिजल्टेंट क्या होगा। आप जल्दी से रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखते हैं। आप लिखते हैं a² + b² + 2ab cos 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल है दोनों के दरमियान। अब आपको पता है ना cos 0 1 होता है, तो आपके पास रिजल्टेंट की इक्वेशन बन गई √a² + b² + 2ab। और आप सबको पता है कि a² + b² + 2ab जो होता है वो a + b का होल स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल करें तो रिजल्टेंट का आंसर शॉर्ट लिस्ट हो जाता है a + b पे किस एंगल पर, 0 डिग्री पर। यानी 0 डिग्री पे अब आपको बार बार ये वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। 0 डिग्रीज पे दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री है, तो याद रखें आप उनको सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो एक 4 न्यूटन है, ठीक है, एक 3 न्यूटन है, दोनों को सिंपली ऐड किया तो जवाब क्या आएगा, 7। और ये भी तो याद है आपको कि 7 इनका कौन सा आंसर है, मैक्सिमम। सो एक और बात नहीं समझ आती हमें कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं उनके वेक्टर एडिशन का आंसर मैक्सिमम आता है। अगर ये 4 और 3 हैं और पैरेलल हैं तो आंसर 7 है। अगर ये 3 और 2 हैं तो आंसर 5 है। अगर ये 7 और 4 हैं तो 11 है, 12 है, 13 है, 18 है। ये हमारे पास यानी मैक्सिमम स्केलर, जितना मैक्सिमम स्केलर का आंसर होता है उतना ही पैरेलल में वेक्टर एडिशन का आंसर होता है। जी बच्चों, ये बात समझ आ गई सबको? अब सवालों के लिए मेंटली आपने प्रिपेयर रहना है। कैसे आप प्रिपेयर रहेंगे भाई? वो आपसे कहता है कि एक वेक्टर 10 न्यूटन है, एक वेक्टर 5 न्यूटन है और इनका सम 15 न्यूटन है। बताओ इनके दरमियान एंगल कितना है? तो नंबर पे गौर करो ना, 10 + 5 15 मैक्सिमम आंसर बन रहा है। मैक्सिमम आंसर तो तभी बन सकता है जब एंगल 0 डिग्री हो। लेकिन अगर वो कहते हैं कि ये 13 है तो फिर परेशान नहीं होना। फिर आपने ये वाला पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना 13, यहाँ पे लिख लेना 10, यहाँ पे लिख लेना 5, 2 एज इट इज, फिर a की जगह 10, फिर b की जगह 5 और एंड पे बचना क्या है, क्या फाइंड करने के लिए, एंगल फाइंड करने के लिए रह जाएगा।
लेकिन मैक्सिमम के लिए याद रखना कि अगर 10 + 5 से 15 आ रहा है तो एंगल कितने डिग्री है, 0 डिग्री है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड केस पे। नाउ फॉर एग्जांपल इधर आते हैं 60 डिग्री पे। ये एंगल डायग्राम, ये वेक्टर को यहाँ से उठाया और हेड टू टेल से यहाँ पे जोड़ दिया, ये हो गई एडिशन डायग्राम। ये बना रिजल्टेंट। फाइंड कैसे करना है, ऐसे फाइंड करना है, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, अंडर रूट 16 प्लस 9 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये क्या बन गया, 28 प्लस 9 कितना हो गया, 37। अंडर रूट 37 कैसे फाइंड करेंगे, 37 के करीब तरीन अंडर रूट 36 का होता है ना, तो ये तकरीबन 6.1 न्यूटन आंसर आ जाएगा। अब देखो ऐड हमने 4 और 3 को किया है यार, 4 और 3 को ऐड करने से जवाब 6.1 आ रहा है, तो द क्रेडिट गोज टू द एंगल। एंगल जैसे जैसे चेंज होता रहेगा आपके पास वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, लेकिन देखो ये आंसर पहले से कम नहीं आ रहा, एंगल तो बढ़ गया है मगर एडिशन का आंसर कम हो गया है। सो इससे एक बात क्लियर है कि एडिशन ऑफ वेक्टर का आंसर मैक्सिमम किस पे आता है, 0 डिग्री पे। उसके बाद ये आंसर कम होना शुरू हो जाता है और फिर कम होते होते लेट्स से ट्राई करते हैं 90 डिग्री को। ठीक है, 90 डिग्री वो एंगल है जिस पे खास बात ये है कि cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0 होता है। सो रिजल्टेंट की इक्वेशन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस कुछ भी नहीं, क्योंकि cos 90 तो 0 हो जाना है, लिहाजा आपके पास रिजल्टेंट 90 डिग्री पे बस इतना ही बचता है। और वेक्टर के चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो दिखाया जाने वाला फॉर्मूला है वो यही है, क्योंकि ये ज़्यादातर दिखाया जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए, यानी आई जे के लिए जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, और आई जे के तो होती ही परपेंडिकुलर है। तो अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो फिर उनके एडिशन में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 5। अच्छा, ये बड़ा स्पेशल एक केस है, जब आप 90 डिग्री को सॉल्व करते हैं वो आपसे कहता है कि 4 न्यूटन और 3 न्यूटन का रिजल्टेंट जो है वो 5 न्यूटन है, तो एंगल इनके दरमियान क्या है, तो ये 5 न्यूटन यानी एक इंटेग्रल नंबर आपके पास आता है मोस्टली कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। फिर वो आपको एक और कैटेगरी में ले जाता है जैसे 6 न्यूटन और 8 न्यूटन। ठीक है, इनका रिजल्टेंट आता है 10 न्यूटन, लेकिन किस एंगल पे, 90 डिग्री पे। वो आपने ट्राई करनी है, प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कॉलम ए में 5 है, कॉलम बी में 12 है, तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर, ये पाइथागोरस थ्योरम वाली कंडीशन बन जानी है। कि मैंने कुछ कम्बिनेशंस लिखे हुए हैं कि इन कम्बिनेशंस के साथ एक परफेक्ट स्केयर एग्जिस्ट करता है, बट ये सब कुछ होता है मगर किस एंगल पे, 90 डिग्रीज पे। तो बच्चों 90 डिग्रीज तक क्लियर है सबको, माइंड में क्या मैप बन रहा है कि 0 डिग्री के बाद, 0 डिग्रीज के बाद जो आपके पास एडिशन का आंसर है वो कम हो रहा है। ठीक है, जबकि एंगल आपके पास इनहेंस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह 120 डिग्री को आप लोग ट्राई करेंगे, 120 डिग्री पे आंसर आ जाएगा। और फिर आते हैं 180 डिग्री पे। 180 डिग्री का मतलब है दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट हो गए हैं, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज 180 डिग्री। कॉज 180 क्या होता है, -1। रिजल्टेंट की इक्वेशन बन गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर मैं याद करवाता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज द स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, तो रिजल्टेंट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज एक्चुअली द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स अगर एक 180 डिग्री पर हैं एक दूसरे के साथ, तो वो ऐड नहीं होने जा रहे बल्कि वो सब्ट्रैक्ट होने जा रहे हैं। सो ए माइनस बी, ए कितना है हमारे पास 4, बी कितना है 3, तो ये हमारे पास 1 आंसर नहीं आ गया, और 4 और 3 का मिनिमम आंसर होता भी क्या है, 1। ठीक है, तो अब हमारे पास सारी चीज़ों को समराइज करने का टाइम आ गया। देखो एंगल 0 डिग्री था, एंगल 180 डिग्री है, 4 और 3 से 0 डिग्री पे 7 आंसर आया, 4 और 3 से 180 डिग्री पे 1 आंसर आया। अब 0 डिग्री के बाद आंसर 7 से क्या होना शुरू हो गया, कम, और इतना कम के कम होते होते अल्टीमेटली किस पे आ गया, 1 पे।
अब मेरी बात याद रखना, 4 और 3 के वेक्टर्स का जवाब 7 से बड़ा यानी 8 नहीं आ सकता, और 1 से छोटा यानी लाइक 0.5 नहीं आ सकता। ये हमारे पास 4 और 3 की रेंज ऑफ द नंबर्स है, हमारे पास रेंज ऑफ द नंबर्स है। जी बच्चों, क्लैरिटी आई थोड़ी माइंड में? सो यहाँ पे क्या आंसर है कि हमारे पास a प्लस बी है। यहाँ पे क्या आंसर है, ये हमारे पास a माइनस बी है। तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा अपने मैक्सिमम आंसर से, और ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा अपने मिनिमम आंसर से। ये भी एडिशन को लिखने का एक तरीका है कि रिजल्टेंट अपने मैक्सिमम आंसर से बड़ा नहीं हो सकता और अपने स्मॉलर आंसर से छोटा भी नहीं हो सकता। इस तरह के सवाल आपको किस कैटेगरी में आते हैं? आपको क्वेश्चन आता है कि एक वेक्टर ए है 7 न्यूटन और एक वेक्टर बी है 6 न्यूटन। ठीक है, अब देखो आप पहले इन दोनों वेक्टर्स को देखो कि 7 प्लस 6 कितना होता है 13 न्यूटन, और 7 माइनस 6 कितना होता है 1 न्यूटन। अब वो आपको ऑप्शंस क्या देगा, वो कहेगा कि इनमें से कौन सा रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर से आ सकता है, 14 न्यूटन, 17 न्यूटन, 0.8 न्यूटन, 6 न्यूटन। तो आप किसको चूज करेंगे? 6 न्यूटन को, क्योंकि 1 से 13 के दरमियान 6 आ सकता है लेकिन 14 नहीं आ सकता क्योंकि हमारी मैक्सिमम रेंज ही 13 है। 17 नहीं आ सकता क्योंकि मैक्सिमम रेंज 13 है। 0.8 नहीं आ सकता क्योंकि मिनिमम नंबर हमारे पास 1 है। अगेन क्लियर? चलें, अब आपका इम्तिहान शुरू हो जाएगा यहाँ से ऑनवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स 5 एंड 12? ABCD में आंसर करना है आपने, शाबाश। अब एक्टिव हो जाएं सब बच्चे और साथ साथ आंसर करना और समझना। वेरी गुड, सी आंसर इज राइट आंसर, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से 17 बनता है, सब्ट्रैक्ट करने से 7 बनता है। तो आंसर 7 से छोटा नहीं होगा और 17 से बड़ा नहीं होगा। अच्छा जी, अब आते हैं एक बड़े स्पेशल केस पे ही, हमारी बुक से ही एक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि आप दो वेक्टर्स को जिनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, दो वेक्टर्स हैं 4 न्यूटन और ये भी 4 न्यूटन, इनको आपस में किस ओरिएंटेशन पे, यहाँ पे ओरिएंटेशन से मुराद है एंगल, किस एंगल पे आप इसको अलाइन करेंगे कि जब हम इनको आपस में ऐड करें तो इनका जो रिजल्टेंट बने यहाँ पर उसका भी हमारे पास साइज 4 न्यूटन हो। अब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसका एंगल यहाँ पर आता है 120 डिग्री। ठीक है, आता कैसे है, आपने रिजल्टेंट इज इक्वल टू, यानी लिख लेना रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखो अब वो कंडीशन क्या दे रहा है, वो कंडीशन दे रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। यानी तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल करने हैं अगर आपको, तो फिर उनके दरमियान ओरिएंटेशन या एंगल क्या होना चाहिए। तो आप बच्चों सारों को आर स्क्वायर लिख लो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर कॉस थीटा। इसको फाइनली जब आप सॉल्व करते हो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आता है -1/2 और थीटा आपके पास आ जाता है 120 डिग्री। ठीक है, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखना है आपको, जब पेपर में शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन है आपको कहा जाएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बी and it is equal to the magnitude of the resultant, then what is the orientation of the vectors? The answer is 120 degrees. Is that clear to everyone? Okay, now coming across a question, two vector, the vector sum of three vector gives zero resultant, what can be the orientation? अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जीरो रिजल्टेंट। ठीक है, अब जीरो रिजल्टेंट क्या चीज़ है? जीरो रिजल्टेंट ये है कि अगर हमारे पास ये वेक्टर है ए और एक बिल्कुल उसका ऑपोजिट वेक्टर है -a, ठीक है, अगर इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो बच्चों यहाँ पे बचेगा नल वेक्टर। नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 0।
तो अगर हम दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स को ऐड करें तो उन्होंने तो एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल के केस में जीरो रिजल्टेंट पे चले जाना है। बट नेक्स्ट, अगर हम तीन वेक्टर्स को यूज करें, कोई भी ऐसे तीन वेक्टर्स, ये पहला वेक्टर है, ये भाई दूसरा वेक्टर है, और तीसरा वेक्टर ऐसे ऐड हुआ कि उसने आके इस शेप को क्लोज कर दिया। शेप क्या हो गई? क्लोज। अच्छा, शेप क्लोज हो गई तो आपको रिजल्टेंट ड्रॉ करने की जगह ही नहीं बची। आप यहाँ पे कहाँ रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे? ये तीनों ने तो आपस में ऐड होके शेप को क्लोज कर दिए। तो अगर वेक्टर्स शेप में क्लोज हो जाएं या क्लोज्ड शेप में आ जाएं तो बच्चों रिजल्टेंट क्या हो जाता है? जीरो। और ये बात सिर्फ तीन वेक्टर्स के लिए ट्रू नहीं है। आपके पास एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, जितने भी वेक्टर्स आपस में ऐड होके शेप को क्लोज कर देंगे, याद रखें उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? टू वेक्टर्स हैं ये, ये परखने वाली बात है। टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। दो वेक्टर्स का अनइक्वल मैग्नीट्यूड है। कैन देयर सम बी जीरो? नो। बराबर होंगे तो हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। दो वेक्टर्स है ना, तीन होते हैं तो फिर हो सकता। यहाँ पे वो कहे कि थ्री वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी जीरो? द आंसर इज यस। वो तीन अनइक्वल किस्म के वेक्टर्स आपस में क्लोज शेप बना दें तो हम क्या करेंगे? ठीक है ना? तो अगर तमाम वेक्टर्स आपस में मिलजुल कर एक क्लोज शेप बना दें तो वेक्टर सम जीरो हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमने एडिशन ऑफ वेक्टर के टॉपिक को थोड़ा आगे कंटिन्यू करना है। हमारी बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ्स आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ द सेम लेंथ। नॉट गोइंग टुवर्ड्स द डायग्राम, ये क्वेश्चन मैथमेटिकली इस तरह लिखा जाता है कि द सम, ये हो गया सम, ठीक है, एंड द डिफरेंस, डिफरेंस ये आ गया a माइनस बी। अगर सम और डिफरेंस, जी रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्क्रीन। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर इक्वल, तो आपने याद रखना है कि इनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्रीज होता है। इस कंडीशन को याद रखना। ये सवाल इस तरह भी आता है कि आई प्लस जे अगर आई माइनस जे के बराबर है तो इनके दरमियान एंगल कितना है? जवाब है एंगल है 90 डिग्रीज। तो इस कंडीशन को आपने याद रखना है। अगर सम और डिफरेंस आपके सामने बराबर करके पूछा जाए कि इनके दरमियान एंगल कितना है तो आपने फौरन फटाफट आंसर क्या सेलेक्ट करना है? 90 डिग्रीज का। इसके बाद ये क्वेश्चन, ये हमारी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि दो वेक्टर्स हैं 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन। इनको ऐड करने से हमारे पास कौन सा रिजल्ट जो है वो करेक्टली आ सकता है? देखो 60 और 35, 60 और 35, इसको प्लस करें तो 95 बनता है, बल्कि हाँ ठीक है 95 बनता है, और माइनस करें तो कितना बनता है? 25 बनता है। यानी जो रेंज ऑफ आंसर्स है वो 25 से 95 के दरमियान है। अब उसमें तो यही रेंज आ रही है ना, 70 आ रहा है, 20 25 से छोटा है, 100 95 से बड़ा है। तो हमारे पास ये वाला जो आंसर है ये राइट आंसर है कि ये इनके डिफरेंस और सम से मिल सकता है हमें। फिर ये कॉन्सेप्ट आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स हुज सम कैन बी जीरो। अगर इक्वल लिखा हुआ है तो देर आर ओनली टू वेक्टर्स जिनका सम जीरो हो सकता है, और वो भी अगर इक्वल हो। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल, अनइक्वल हो तो आंसर है 3। यहाँ पे आंसर 2 है, यहाँ पे आंसर 3 है। और ये 3 भी किस तरह ऐड हो रहे हो? ये क्लोज शेप बना रहे हो। शेप क्या हो रही हो? क्लोज हो रही हो। शेप अगर क्लोज होगी तो आपका फाइनल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसमें मिनिममली एक ट्राइंगल बन सकता है और मैक्सिममली बच्चों कोई भी क्लोज शेप इसमें बन सकती है। सेम इसी तरह हमारी बुक का 2.15 शॉर्ट है कि क्लोज्ड पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन मल्टीपल साइड्स वाला। तो ये कोई एक फोर्स का वेक्टर है 4 न्यूटन, आप इसको ऐड करते करते क्लोज्ड पॉलीगॉन बना दें। क्योंकि शेप क्लोज हो गई है, कोई रिजल्टेंट ड्रॉ नहीं होगा, तो रिजल्टेंट का आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब हम थोड़ा कंपैरिजन कर सकते हैं एडिशन का प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स के साथ। लेकिन इस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से पहले हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को तो समझे ना। तो हम यहाँ से पहले प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को समझते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में बच्चों एक है ये प्रोडक्ट के, अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और जवाब स्केलर आए, जैसे हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जवाब वर्क आता है। फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, जवाब पावर आता है।
फोर्स, वेलोसिटी, पावर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। तो इस साइड वाली जितनी क्वांटिटीज हैं ये सारी की सारी स्केलर है। जबकि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और जवाब फिर एक वेक्टर क्वांटिटी ही आए, तो बच्चों ऐसी सूरत हाल में आर और एफ दो वेक्टर्स हैं और जो टॉर्क है ये भी वेक्टर है। तो आपको याद रखना है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जवाब स्केलर हुआ तो इट विल बी अ स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से अगर जवाब वेक्टर हुआ तो इट विल बी अ वेक्टर प्रोडक्ट। ये मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप इन एग्जांपल्स को मेमोराइज कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे एक वर्ड इनकाउंटर करेंगे, उसका नाम है प्रोजेक्शन। ठीक है, ये मैं बताता हूँ बेटा ए क्रॉस बी से क्या होगा। प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया। प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया। अब ये एक पर्सन है तो इसके ऊपर अगर यहाँ से सनलाइट पड़ रही है तो वो जो सनलाइट है वो जमीन पर इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रही है। इस प्रोजेक्शन का आगे कहाँ पे काम है? सवाल ये है डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। जवाब है डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। लेकिन ये बनती कैसे है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो टेल टू टेल कनेक्टेड हैं और इनके दरमियान बनने वाला एंगल थीटा है। अब इन दो वेक्टर्स की मदद से अगर मुझे पहले बनाना है ए डॉट बी तो मैं लिखूंगा ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अच्छा जी, अब होपफुली डिस्कनेक्शन नहीं होगा। तो बच्चों हमारे पास जो ए डॉट बी है उसको हम लिखते हैं ए और आगे लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या है? उसके लिए आपने क्या करना है कि बी से एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ करनी है ए के ऊपर, सच दैट ये बी का वाई कंपोनेंट कहलाएगा और ये हिस्सा बी का एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि दोनों वेक्टर्स इन लाइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं। अब पूरा वेक्टर ए और बी का वो हिस्सा जो ए के ऊपर है उसको प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बोलते हैं। तो बी एक्स जो है ये किसके बराबर होता है? बी कॉस थीटा के। लिहाजा मैं ए डॉट बी को लिखूंगा ए इंटू बी कॉस थीटा, जिसको पूरा क्या पढ़ा जाएगा? ए बी कॉस थीटा। यही काम अगर हम बी डॉट ए से करें तो पहले बी लिखेंगे और फिर आगे लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। उसके लिए ए से डायरेक्ट प्रोजेक्शन आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जबकि यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा था। ये ए का वाई कंपोनेंट है और ये ए का एक्स कंपोनेंट है। तो ए का वो कंपोनेंट जो बी के ऊपर लाई करता है वो हमारे पास बी कॉस थीटा, ए कॉस थीटा है। तो हम यहाँ पे बी के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे? ए कॉस थीटा को। तो बी डॉट ए क्या बन जाएगा? बी ए कॉस थीटा। नाउ वॉच केयरफुली, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए इज बी ए कॉस थीटा। तो हमारे पास एक पहली प्रॉपर्टी जो डॉट प्रोडक्ट की बनती है वो ये बनती है कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव, क्योंकि जो आंसर ए बी कॉस थीटा से निकलता है वही बी ए कॉस थीटा से निकलता है फॉर टू वेक्टर्स। लिहाजा आप पहली प्रॉपर्टी को रट्टा लगा लें, याद रख लें कि डॉट प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब आते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री बनेगा और कॉज 90 डिग्री बच्चों जीरो होता है। लिहाजा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज 90। कॉज 90 की वजह से ये पूरा प्रोडक्ट ही जीरो हो जाएगा। सो याद रखना, अगर दो वेक्टर्स का आपने लिया है डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट लेने पे उनका आंसर जीरो आ गया है तो याद रखना वो परपेंडिकुलर होंगे। या वो आपसे ये कहे कि ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा कि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। दोनों तरीक़ों से इसको याद रखने वाला काम है। अब आते हैं कि यूनिट वेक्टर्स की दुनिया में जो वेक्टर आई है वो परपेंडिकुलर टू जे होता है, जो वेक्टर जे है वो परपेंडिकुलर टू के होता है। यानी आई जे के तीनों म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर है। अब जब ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं बच्चों, तो अगर हम आई डॉट जे करेंगे जवाब जीरो, जे डॉट के करेंगे जवाब जीरो, ठीक है, के डॉट आई करेंगे जवाब जीरो। इन तीनों प्रोडक्ट्स का आपस में आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। तो याद रखना आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, दे ऑल आर वन। इसके बाद अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं और एंटी पैरेलल हैं तो पैरेलल पे एंगल 0 डिग्री, एंटी पैरेलल पे आंसर 180 डिग्री, एंगल 180 डिग्री। अब ये बनेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस जीरो। कॉस जीरो क्या होता है? 1। तो बच्चों ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। यानी आपसे कहा जाए कि जो प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स के बराबर है, तो उनके दरमियान एंगल कितना है?
स्टेटमेंट दोबारा सुनना है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? आंसर इज 0 डिग्री। अब cos 180 -1 होता है, तो a डॉट b का आंसर माइनस ए बी आ जाएगा। So the dot product of two vectors is equal to the negative of product of magnitude. Then the angle between the two vectors is 180 degrees. यहाँ तक बातें समझ आई हैं, आ रही हैं, तो ज़रा ओके करें। यहीं से आगे फिर मैं अब एक और बात समझाता हूँ। देखो, अभी हमने देखा कि ए डॉट बी, ए बी है 0 डिग्री पे। ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/2 ए बी अगर लिखा हो तो बच्चों याद रखना एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि 1/2 कॉस की जगह पे आ रहा है। तो कॉस की किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है? 60 डिग्री पर। अगर लिखा हो कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/√2 ए बी, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एंगल कितना है? 45 डिग्री है। अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू √3/2 ए बी लिखा हो तो फिर एंगल कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है। और बच्चों, अगर ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 लिखा हो तो फिर एंगल कितने डिग्री है? 90। ये सारी बातें याद रखना, ये एंगल्स के साथ डायरेक्ट एमसीक्यूज बन के आते हैं। बात आती है सेल्फ प्रोडक्ट की। वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एंगल 0 लिया जाएगा, क्योंकि सेम एंगल है, सिमिलर डायरेक्शन है। cos 0 1 होता है, तो ए डॉट ए इक्वल्स टू हमारे पास ए स्क्वेयर हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब है कि ए स्क्वेयर को ए डॉट ए भी तो लिखा ही जा सकता है। ये मैं क्यों रिलेट कर रहा हूँ? आपको पता है ना, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है 1/2 एम वी स्क्वेयर। तो मैं काइनेटिक एनर्जी को 1/2 एम वी डॉट वी भी तो लिख सकता हूँ, वेलोसिटी वेक्टर ही है, तो सेल्फ प्रोडक्ट ही बनी हुई है। ये वेलोसिटी का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आपको वेलोसिटी दी हो 4i + 3j, तो फिर आप यहाँ पे स्क्वायर कैसे अप्लाई करेंगे? आप उसका आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जो कि किसके बराबर होगा? स्क्वायर के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? ओके। तो cos 0 चूंकि 1 होता है, लिहाजा आई स्केयर 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। तो इन तीनों का आपस में जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या जनरेट करके देगा? 1 जनरेट करके देगा। जबकि पीछे हम क्या पढ़ के आए हैं कि आई डॉट जे अगर हम करें तो आंसर क्या आता है? 0। तो आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, बट आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। इन बातों को याद रखते हुए अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स की तरफ। जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर है, उसके 3 कंपोनेंट्स, ये दूसरा वेक्टर है, उसके 3 कंपोनेंट्स। हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है तो ए डॉट बी करना है। आसानी से समझाने के लिए मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल लेता हूँ। न्यूमेरिकल एग्जांपल ऐसे है बच्चों, पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर। अब मैथ का रूल क्या था? पहला डिजिट तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा डिजिट तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर तीसरा डिजिट तीनों से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या आसानी है भाई? 2 4 ज़ा 8 तो हो जाएगा, और आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, तो ये 8 एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जब आप 2i को 2j से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट जे तो 0 नहीं हो जाएगा, लिहाजा आई वाला j से मल्टीप्लाई नहीं होगा, और आई वाला k से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। आई से मल्टीप्लाई होगा, जे से मल्टीप्लाई होगा, और के से। तो 3 2 ज़ा 6, 4 5 ज़ा 20। तो बच्चों ए डॉट बी का आंसर हमारे पास कितना आ गया? 34। दैट इज़ द आंसर ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? और इसकी क्लैरिटी के साथ फिर इसका मतलब है कि मैं जनरल फॉर्म में लिख सकता हूँ ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। और ये भी तो मुझे पता ना कि ए डॉट बी जो है वो बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए बी। यानी ऊपर लिया जाएगा डॉट प्रोडक्ट, नीचे लिया जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स। इसका क्या मतलब है? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स क्या होता है? फर्ज करो आपके पास एक वेक्टर है ए 4i + 3j, तो ये वेक्टर है।
इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है पाइथागोरस थ्योरम, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आंसर इज 5। एक वेक्टर है बी, वो है 5i प्लस 12j। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 12। अब मुझे इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा cos थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखना है? इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, 4i प्लस 3j डॉट 5i प्लस 12j, और प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड क्या लिखना है? 5 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ऊपर इनको डॉट की तरह मल्टीप्लाई करो, i को i से, j को j से। 4 5 ज़ा 20, 12 3 ज़ा 36 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आपके पास 56 डिवाइडेड बाय 60 बन जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू, अब आगे कैलकुलेशन बचेगी, वो अगर कोई ऐसा डिजिट हुआ हमारे पास जो हम बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर सकते हुए, तो उसको हम बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर लेंगे। ये बात भी सबको समझ आ गई कि डॉट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या फ़र्क है? हाँ सॉरी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 13 आएगा, तो यहाँ पे भी 13 आ जाएगा। इज दैट ओके? ये बात सबको क्लियर हो गई? इसी से आगे अब हम चलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने नोट्स में बना के रखे हुए हैं, आपको मैं सेंड कर दूंगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, सेम वही आपने रूल अप्लाई करना है, cos थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ओवर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, यहाँ पर फाइंड द वर्क डन वेयर फोर्स, और फिर यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो वर्क बच्चों बराबर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पहले फाइंड करने के लिए R2 माइनस R1 करना पड़ेगा आपको। अब इसमें R1 क्या है? R1 है ये वाला पॉइंट, 2i माइनस जे। R2 है दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये है 6i प्लस 4j। तो इन दोनों का पहले डिफरेंस लेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट आएगी, फिर जब डिस्प्लेसमेंट निकल आएगी तो आप फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब ये एक बड़ा मजे का क्वेश्चन है, वो कहता है ये 3 वेक्टर्स हैं, पहला वेक्टर इसका नाम ए रख लो, ये दूसरा वेक्टर इसका नाम बी रख लो, ये तीसरा वेक्टर इसका नाम सी रख लो। कहता है साबित करो कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो बड़ा आसान सा तरीका है, इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो। अगर डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने से जवाब 0 आ गया तो ये परपेंडिकुलर है। करके देखते हैं। मान लो बी और सी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, बी डॉट सी। तो देखो आई ने आई से मल्टीप्लाई होना है, 2 4 ज़ा 8, फिर उसके बाद जे ने जे से -3, के ने के से +5। तो आपके पास बच्चों 8 -3, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, ये -5 है, तो ये +8 है, ये -8 है, जवाब क्या हो गया? 0। तो साबित हो गया कि आपस में परपेंडिकुलर है। समझ आ गई बात की? तो इस तरह बाकी प्रॉब्लम्स भी आपके सामने आएंगे, इनको आपने हल करना है। हम आगे बढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। क्रॉस प्रोडक्ट जिसमें 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और जो जवाब आए वो फिर एक वेक्टर क्वांटिटी हो। चूंकि एक और वेक्टर बनेगा तो उसकी डायरेक्शन भी ज़रूरी है, लिहाजा उस डायरेक्शन बताने के लिए यहाँ पे एंट्री मारता है राइट हैंड रूल। यानी कैसे? मान लो ये 2 वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ए क्रॉस बी करना है या बी क्रॉस ए करना है, क्योंकि इसी पे राइट हैंड से डायरेक्शन पता लगेगी। अगर आपने ए क्रॉस बी करना है तो आपने राइट हैंड की उंगलियों की मदद से ए को बी की तरफ घुमाना है। तो आप खुद भी ज़रा ट्राई करके देखो, आप ए की डायरेक्शन में हाथ रखो और उसे बी की तरफ घुमाओ, तो आपका अंगूठा ऊपर की डायरेक्शन में पॉइंट होगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ आंसर वेक्टर होगा। वो वेक्टर जो आंसर है ये उसकी डायरेक्शन होगी। और अगर आपने बी क्रॉस ए करना है, बी क्रॉस ए आपने करना है बच्चों, तो फिर आपने बी को ए की तरफ रोटेट करना है, उसकी वजह से आपकी डायरेक्शन आएगी डाउनवर्ड यानी नेगेटिव। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव जो बड़े इंपॉर्टेंट क्रिएट होते हैं वो ये कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है अपवर्ड, जबकि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड। सो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो किस तरह ये इक्वल हो सकते हैं? ये इक्वल हो सकते हैं अगर हम इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें।
बी क्रॉस ए, ठीक है। जब हम इनको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये इक्वल हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं, देखो ना, अगर मैं यहाँ पे बी क्रॉस ए को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वेक्टर अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा और ये रिवर्स करके बिल्कुल उसी कद काठ में चला जाएगा। लेकिन नेगेटिव साइन तो आ गया ना यार, नेगेटिव साइन आ गया तो फिर पहली बात तो कंफर्म होगी कि ये नॉन कम्यूटेटिव होते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, नॉन कम्यूटेटिव होती है, ठीक है। अच्छा, इनके दरमियान एंगल भी बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जा रहा है एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, तो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है ये दोनों ऑपोजिट हैं, तो इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर पूछा जाए ए क्रॉस बी में और माइनस बी क्रॉस ए में कितना एंगल होता है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, लिहाजा दोनों में एंगल 0 डिग्री होगा। क्लियर होगी ये बात भी सबको। और डॉट प्रोडक्ट को पूरा लिखने का तरीका ये है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये जो ए बी साइन थीटा वाला पोर्शन है ये इसका मैग्नीट्यूड है, और साथ एन यूनिट वेक्टर आता है, ये डायरेक्शन को शो करता है। अभी जैसे आपने देखा डायरेक्शन अपवर्ड आई, डायरेक्शन डाउनवर्ड आई, डायरेक्शन ईस्ट में, डायरेक्शन वेस्ट में, तो वो डायरेक्शन आपने इस एन की जगह पे रिप्रेजेंट करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। पहली बात होगी कि ये नॉन कम्यूटेटिव है, हमने सीख लिया। पैरेलल और एंटी पैरेलल पे आ जाते हैं। चूंकि बच्चों साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री 0 होता है, लिहाजा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हो, कुछ भी हो, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उस पर जो जवाब आता है वो नल वेक्टर आता है, ये याद रखें, ठीक है। जो अभी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी किया था कि ए क्रॉस बी अगर 0 है तो ये 0 नहीं होता, ये बेसिकली नल वेक्टर होता है। इसकी मैं रीजन देता हूँ। देखो, अ नंबर मल्टीप्लाई बाय अ नंबर मस्ट बी अ नंबर, लिहाजा अ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर मस्ट बी अ वेक्टर। अब 0 वेक्टर नहीं है, नल वेक्टर वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी और बी ए क्रॉस बी 0 डिग्री पे हो या 180 डिग्री पे हो, आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। इसी तरह फिर बात साबित होगी कि आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो, के क्रॉस के हो, वो नल वेक्टर होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में उसको क्या पढ़ा जाएगा, 0 पढ़ा जाएगा। समझ आई बच्चों, सब बच्चों को ये बात। अब आते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट केस पे, द केस ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। साइन 90 आप सबको पता है 1 होता है, ठीक है। साइन 90 1 है तो आपके पास जो प्रोडक्ट का आंसर है ये मैक्सिमम है। पहली बात तो ये तय हो गई। उससे अगली बात, ये जो तीनों यूनिट वेक्टर्स होते हैं ये भी तो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी आपके पास मैक्सिमम आंसर देगा। अब इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई क्रॉस जे जो होता है वो के बराबर होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। यहाँ पर अगर मैं इस पैटर्न को उल्टा के लिख लूँ, यहाँ पे आई क्रॉस जे लिखा है ना, मैं इसे जे क्रॉस आई लिख दूँ, तो बेटा ये माइनस क्या आएगा, ये माइनस आई आएगा, ये माइनस जे आएगा। लेकिन मैंने ये रट्टा कैसे याद रखा हुआ और आप कैसे याद रखेंगे, आपने बच्चों इस तरह से आई जे और के लिख लेने हैं 2 मरतबा। अगर आप इस दायरे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके पढ़ेंगे तो सब जवाब पॉजिटिव रखना। अगर आप इस दायरे को क्लॉकवाइज रोटेट करके पढ़ेंगे ना तो जवाब सारे नेगेटिव रखना। अब देखो, आई क्रॉस जे इज पॉजिटिव जे क्रॉस के इज पॉजिटिव आई, के क्रॉस आई पॉजिटिव जे, तो ये मैंने देखो ये साइड लिख दी। अब क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो सारे आंसर नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई जवाब माइनस के, एंड सो ऑन। तो ये आपको भूलने नहीं चाहिए। आपको कभी भी ये भूल जाएं तो आप ये जो 2 दायरे हैं ये मत भूलना, आई जे के लिखना है और एक में प्लस एक में माइनस, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। ये बात भी समझ आ गई सबको। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट यहाँ पे होता है डिटर्मिनेंट मेथड से, ठीक है। इसको करने का तरीका ये है, जैसे ये 2 वेक्टर है हमारे पास y और z, और हमें इनका y क्रॉस z फाइंड करना है, तो बच्चों आपने पहले लिखना है y, फिर लिखना है क्रॉस, फिर लिखना है z, फिर एक डिटर्मिनेंट बनाना है जिसकी पहली रो में लिखा जाएगा i j k। उसके बाद क्या लिखना है, पहले y है ना, तो y के x y और z कंपोनेंट्स क्या क्या है, 2 4 8, इनके नीचे अंडरलाइन भी किया हुआ है। z के क्या है, 6 4 2,
ये लिखने के बाद अब मैं जिस तरह कर रहा हूँ आपने वैसे ही करना है। आपने एक ब्रैकेट लगानी, उसके साथ आई लिखना है, फिर माइनस लिखना है, ब्रैकेट लगानी है, उसके साथ जे लिखना है, फिर प्लस लिखना है, ब्रैकेट लगानी है, उसके साथ के लिखना है। इसी तरतीब में लिखना है। जे को माइनस रखना है, जे को प्लस नहीं रखना। जे का साइन नेगेटिव होता है डिटर्मिनेंट में, ठीक है। अब करना क्या है? करना ये है बच्चों, आपने पहली रो और पहला कॉलम ये छोड़ना है जब आपने आई को सिलेक्ट करना है। ये आई सिलेक्टेड है, और आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बचे हुए नंबर्स को। ये 4 नंबर बच गए। 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 8 ज़ा 32। ये प्रोडक्ट पूरा हो गया। इसको मिटा दें। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2 4 8 था और ये था 6 4 2, ठीक है। अब आपने जे को सॉल्व करना है, तो आपने क्या करना है कि इस हाईलाइटेड पोर्शन को छोड़ दें, ठीक है। अब आपने जे वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना है और जे वाली रो सेलेक्ट कर लेनी है। अब इस हाईलाइटेड पोर्शन के अलावा जो नंबर्स हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़ा 4 माइनस 8 6 ज़ा 48। जे भी सॉल्व हो गया। अब आपने के को सॉल्व करना है, तो के वाला कॉलम और के वाली रो सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट हो गया। अब जो 4 नंबर बचे हैं, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 6 ज़ा 24। अब इसको सॉल्व करें। 8 में से 32 निकालेंगे, माइनस 24 आई, फिर 4 में माइनस प्लस 44 जे, फिर माइनस 16 के। बच्चों मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये जवाब एक वेक्टर है? क्योंकि इसमें आई जे और के आ रहे हैं। जिस भी नंबर में आई जे और के आते हैं वो बुनियादी तौर पे क्या होता है? एक अदद वेक्टर होता है। समझ आई बात की? और बच्चों एक बड़ी अजीब सी गलती बता दूं। अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे आपने y क्रॉस z लिखा है लेकिन अंदर आपने उल्टा के कंपोनेंट्स लिख दिए, यानी z के पहले लिख दिए और y के बाद में लिख दिए, तो आपका जवाब एग्जैक्टली यही आएगा, लेकिन ऐसे एग्जैक्टली सेम जवाब आएगा, मगर उसके साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अभी पढ़ के तो आए हो कि a क्रॉस b बराबर होता है b क्रॉस a के, लेकिन उसके साथ साइन क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे ये क्वेश्चंस हैं। मैं क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी इमा पे छोड़ता हूँ, इसको आपने खुद प्रैक्टिस करना है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्शन कैसे मालूम करनी है? डायरेक्शन समेत ही तो वेक्टर आ गया ना, उसमें आई जे के हैं तो वो स्पेस में एक वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है इन क्वेश्चंस की बच्चों। हमें कहा गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है 6√3, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 6। कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन देम। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है और एमसीक्यूज में बड़ी आसानी से आता है। आपने पहले लिखना है क्रॉस प्रोडक्ट, ये बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। फिर आपने लिखना है डॉट प्रोडक्ट, ये बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। दोनों को आपस में डिवाइड कर देना। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? 6, डॉट है 6√3, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 आ जाएगा। यहाँ से फिर परेशानी बढ़ेगी, तो उसको कम करने का तरीका ये, 3 इंपॉर्टेंट एंगल्स पे टेन की वैल्यू जरूर याद रखें। 1030, 1045, 1060। 1030 पे 1/√3 होता है, 1045 पे 1 होता है, 1060 पे √3 होता है। तो अगर आपको टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3 नजर आए तो राइट आंसर थीटा है। अगर आपको टेन थीटा √3 नजर आए तो राइट आंसर 60 डिग्री है, और अगर आपको टेन थीटा इक्वल्स टू 1 मिले तो राइट आंसर 45 डिग्री है। ये बात भी क्लियर होगी सबको? जल्दी जल्दी बताना है, जल्दी जल्दी। 5 मिनट का टाइम है, मुझे लेक्चर वाइंड अप करना है, जल्दी शाबाश। ठीक है, इसके साथ मैं अब एक और चीज़ आपको क्लियर करता हूँ। अक्सर आपको कहा जाए कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड
बराबर है ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड के, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन, ठीक है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? तो बच्चों ये है 45 डिग्री, क्योंकि इसमें साइन आता है, इसमें कॉज आता है, साइन और कॉज की वैल्यू सेम होती है, तो किस एंगल पर? 45 डिग्रीज पर। तो ये आप क्रॉस को डॉट से भी कंपेयर कर सकते हैं, बट हमने छोड़ा इसको कहाँ पर था? हमने छोड़ा था कि हमने एडिशन को किस तरह डॉट और क्रॉस से जो है ना वो एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, आपको समझ आएगी। फर्ज करो दो वेक्टर्स हैं, ए 6 न्यूटन और बी 8 न्यूटन, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ कि जी ए प्लस बी जो है ना वो 14 न्यूटन है, तो फिर ए डॉट बी क्या होगा? अब गौर से बात सुनना, बाकी तीन मैंने नहीं समझाने, आपने खुद करना है, मैंने एक समझाना और अच्छे से समझाना। ए प्लस बी अगर 14 है तो मतलब 6 प्लस 8 का टोटल आंसर ही 14 होता है, और ये तो इस सम का मैक्सिमम आंसर है। तो आपको थोड़ी देर पहले पता हो, मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि सम मैक्सिमम किस एंगल पर होता है? 0 डिग्री पे। तो यहां से मुझे इंफॉर्मेशन किस एंगल की उठानी है? 0 डिग्री की। अब मैं इसको डॉट प्रोडक्ट में ले जाऊंगा, ए डॉट बी क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। ए कितना है? 6, बी कितना है? 8, कॉस थीटा कितना है? 0 डिग्री। अब कॉस 0 क्या होता है? 1, 8 6 क्या होता है? 48। तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट का आंसर 48 आएगा अगर ए प्लस बी का आंसर 14 है, ठीक है। अब एक और बात, ए प्लस बी 2 न्यूटन है, यानी 6 और 8 को ऐड करने से 2 न्यूटन आ रहा है। अब ये तो आपको बीइंग अ गुड स्टूडेंट पता है ना कि 8 और 6 से 2 न्यूटन तभी आ सकता है जब एंगल 180 डिग्री हो। तो 180 डिग्री एंगल पिक करके आपने चले जाना है डॉट प्रोडक्ट में, और वहां पे एग्जैक्ट -48 आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी का आंसर 10 न्यूटन है। 6 और 8 से 10 तब आता है जब एंगल 90 डिग्री हो, पाइथागोरस थ्योरम। और कॉज 90 डिग्री पे क्या होता है? 0 होता है। तो थोड़ी सी बात समझ आई जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ कि आपको एडिशन का केस देकर वो आपसे डॉट पूछ ले, क्रॉस पूछ ले, वो यहाँ पे आपसे क्रॉस भी पूछ ले तो डजेंट मैटर, एंगल तो आपको एडिशन से पता चलेगा ना। तो एंगल की प्रैक्टिस आपको एडिशन से करनी है, ला के उसको या कॉज में पुट कर दो या साइन में पुट कर दो। जी बच्चों।